Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. From 10th class Physics, chapter number 18, Atomic and Nuclear Physics. Today our topic is radioisotopes and their uses. Previous lectures में हम लोगों ने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अबाउट बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। लास्ट टॉपिक हमारा हाफ लाइफ था, ट्रांसम्यूटेशन था उससे पहले कि आफ्टर इमिशन ऑफ रेडिएशन एक एलिमेंट अनस्टेबल पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल डॉटर एलिमेंट में, न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसम्यूटेशन में। इस पूरे चैप्टर में हमने रेडिएशंस का अल्फ़ा, बीटा, गैमा, इन रेडिएशंस का जिक्र किया है, इमिशन पढ़ा है। आज उन्हीं का ही यूज़ के यहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं और उनके इस्तेमालात क्या हैं, यूजेस क्या हैं। सबसे पहले तो बेटा थोड़ा सा दोबारा से ये रिवाइज़ कराऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट लेक्चर में स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई ऐसे एलिमेंट्स, एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स लेस देन 82 हों, 82 से कम हों, ज़्यादा ना हों। 1 से लेकर 82 तक, 82 तक जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर हैं इस रेंज में, वो कुदरती तौर पर शुआएं खारिज नहीं करते। उनके न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और अनस्टेबल एक्साइटेड फॉर्म में कौन से हैं? ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 से ज़्यादा हों, तो वो कुदरती तौर पर नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं, खारिज करते हैं। अब रेडिएशंस जो खारिज होती हैं वो 3 तरह से हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। उनके बारे में हम कम्प्लीटली पीछे पढ़ आए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ आए हैं। आज वो कह रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं। वो कहता है ये जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 82 तक जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कुदरती तौर पर इनसे रेडिएशंस जो हैं वो खारिज नहीं होती, रेडिएशंस का इखराज नहीं होता। अब जब नहीं होता, जब इनके ऊपर इनको भी आर्टिफिशियली इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करके किसकी बम्बार्डमेंट करनी है? न्यूट्रॉन की या फिर प्रोटॉन्स की, यानी हीलियम की भी कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की। न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम, इस पर बम्बार्डमेंट करके, न्यूट्रॉन यानी हैवी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करके इसका कोई ना कोई आइसोटोप हासिल कर लिया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में एक कंसेप्ट मैंने ये भी दिया था कि जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनके जो अगर आइसोटोप्स हैं तो एक तो नॉर्मल कंडीशन में मौजूद होता है, जो उसकी अबेंडेंस है वो नेचुरली होती है, लेकिन जो बाकी 1 या 2 आइसोटोप हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, और अगर कर भी रहे होते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, शराइत के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फिर नहीं करते वो क्या होते हैं? वो फ़ौरन रेडिएशंस इमिट करने के बाद किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज का ये प्रोसेस यही है कि जो स्टेबल एलिमेंट होंगे उन पर न्यूट्रॉन या अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करने के बाद उन्हें कन्वर्ट करा लिया जाता है किसी स्टेबल एलिमेंट के आइसोटोप में। तो वहाँ पर फिर उनके अंदर वो सलाहियत बन जाती है कि वो रेडिएशंस इमिट करते हैं, और वो उस टाइम अनस्टेबल कहलाते हैं, स्टेबल नहीं कहलाते। आर्टिफिशियली प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उन्हीं को क्या नाम दिया जाएगा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सोडियम, ये वाला सोडियम जो है 11 to 23 जो है 11 एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास नंबर जो है ये स्टेबल फॉर्म में है। यहाँ पर इस पर हमने क्या चीज़ बम्बार्ड किया? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन जब इसमें एब्जॉर्ब हुआ तो ये क्या बन गया? सोडियम 1124।
अब ये इसका आइसोटोप, भारी आइसोटोप गेन हो गया। जब भारी आइसोटोप, हैवी आइसोटोप आया है, ये रेडियो आइसोटोप है, अब इसकी सलाहियत बन गई कि ये रेडिएशंस इमिट करेगा। ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये बेटा अनस्टेबल है, और साथ में इसने क्या इमिट करना है, गैमा रेडिएशंस। तो जब भी इन स्टेबल एलिमेंट्स के आइसोटोप्स, हैवी आइसोटोप्स गेन कर लिए जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। और जब अनस्टेबल होंगे तो उनकी सलाहियत होती है कि वो रेडिएशंस इमिट कर जाते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, रेडियो आइसोटोप। अब यहीं पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर, 27 एटॉमिक मास नंबर। अगर इस पर हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की जाए, बौछार की जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस में। और ये फास्फोरस का ये वाला जो है ये रेडियो आइसोटोप है, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। इस वक्त जो है इससे रेडिएशंस इमिट होंगी, प्लस न्यूट्रॉन भी जो है वो खारिज होगा। अब जब हमने आर्टिफिशियल तरीका सीख लिया कि हम आर्टिफिशियली भी अगर हमें कहीं रेडिएशंस रिक्वायर्ड हैं तो हम इमिट करा सकते हैं, एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, तो फिर साइंटिस्ट ने इन्हीं पर रिसर्च करके उनको पुरअमन मकासद के लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए भी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए भी उन्हीं से रेडियो एक्टिव जो शुआएँ हैं, रेज़ हैं, आजकल रिसेंट जो हमारे पास एज चल रही है, जो दौर चल रहा है, उसमें रेडिएशंस के ज़रिए बहुत सारे इलाज, ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो वही हमने आज यूजेस पढ़ने हैं कि जब रेडियो आइसोटोप्स आर्टिफिशियली हम किसी एलिमेंट को कन्वर्ट करा लेते हैं स्टेबल से अनस्टेबल में, और जब वो अनस्टेबल से आ जाता है तो उससे रेडिएशंस भी खारिज होती हैं। जब रेडिएशंस हमारे पास हासिल होती हैं तो उन शुआओं को, उन रेडिएशंस को हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो रेडिएशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, ये इसके आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप के यूजेस हैं। सबसे पहले बेटा ट्रेसर्स, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर है कार्बन डेटिंग। ये तीन हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ट्रेसर्स का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कार्बन डेटिंग का अलग से, और अदरवाइज़ अगर लॉन्ग में आएगा तो रेडियो आइसोटोप्स, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स फिर कंप्लीट करना होगा। ये 5 या 4 मार्क्स के लिए एज अ लॉन्ग टॉपिक भी आपके पास आ सकता है। अब ट्रेसर्स, नाम से ही जाहिर है, हम कहते हैं किसी चीज़ को हमने ट्रेस करना, निकालना, ढूंढना, तलाश करना, फाइंड आउट करना, यही इसी मीनिंग में हम बाय वर्ड अगर लें तो यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। They can be used to explore the metabolism of chemical reactions inside human body। वो कहता है ट्रेसर्स जो हैं असल में केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या है, रेडियो आइसोटोप्स की कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। क्या हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर रेडियो आइसोटोप्स की कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। फिर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो रिएक्शंस हैं केमिकल, उनका मेटाबॉलिज्म फाइंड आउट करने के लिए, इसी तरह और भी काम करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। किन को इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो आइसोटोप्स को। अब यहीं पर लिख रहा है रेडियो आइसोटोप्स में आयोडीन 131, इसका जो आइसोटोप है यानी आयोडीन का, जिसका एटॉमिक मास क्या है, हमने एक और तारीफ भी की थी आइसोटोप में, हमने कहा था एटॉमिक हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज कि आइसोटोप्स जब भी बात आएगी तो माइंड में आना चाहिए उनके एटॉमिक नंबर्स चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। एटॉमिक मैसेज जो हैं वो वेरी करेंगे, वो चेंज होंगे, वो इख्तलाफ रखेंगे एक दूसरे के साथ, उनमें फ़र्क होगा। और एटॉमिक मैसेज कह रहा हूँ फ़र्क होगा, उनमें भी कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही होगी, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी चेंज्ड इन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद वेरी कर रही होती है, प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी चेंज्ड इन आइसोटोप्स ऑफ
एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो इख्तलाफ करती है, फ़र्क आता है। आयोडीन, कौन सा आयोडीन लेना है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 131। थायराइड ग्लैंड्स की जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, और थायराइड ग्लैंड्स की जो है ना वो गले का जो इन्फेक्शन है हमारा, उसकी जो है ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। फास्फोरस जो है, फास्फोरस 32, यानी फास्फोरस का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास नंबर 32 हो, वो ब्रेन ट्यूमर की ट्रेसिंग के लिए, उसकी तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में हमारे पास ये यूज़ होता है। इंडस्ट्री में हम रेडियो आइसोटोप्स को, क्रैक्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, हैवी मशीनरी है या बहुत हैवी पाइप्स हैं, पाइपलाइन है जो अंडरग्राउंड जो है ज़ेर ज़मीन होती है, अब उसका नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ से लीकेज है कहाँ से नहीं है, तो उसके अंदर से क्या भेजा जाता है, दाखिल कर दी जाती हैं रेडियो आइसोटोप्स। और रेडियो आइसोटोप्स जब उसमें दाखिल होती हैं तो वहाँ पर जहाँ पर क्रैक्स होंगे, जहाँ पर फॉल्ट होगा, जहाँ पर जो है हमारे उस पाइपलाइन के अंदर कोई नुक्स मौजूद होगा, वहाँ पर जो है इसकी एक्टिविटी जो है रेट बहुत ज़्यादा होगा रेडियो आइसोटोप्स का। उस जगह से खराज जो है वो तेज़ी से होगा, स्पीडीली होगा, जिसकी वजह से फाइंड आउट हो जाएगा कि वो हैवी जो पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड है, या कोई भी और हैवी मशीनरी है जहाँ पर उसकी लुक आफ्टर करने में बहुत मुश्किल होती है या उसकी ऑब्जर्वेशन लेने में बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स को एज अ ट्रेसर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बेटा एग्रीकल्चर में भी आप लोग जो है रेडियो आइसोटोप्स को एज ए ट्रेसर यूज़ करके डिफरेंट जो है वो उसमें तशख़ीस कर सकते हैं, बीमारियों का पता लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जो नुकसानात होते हैं उनका पता चला सकते हैं। वो आगे भी एग्रीकल्चर के अबाउट जो है ना वो कार्बन डेटिंग भी हेल्प करता है, वो बताऊँगा इधर यहाँ पर। मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकली इलाज हो रहा है। आपने सुन रखा होगा कि आजकल बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो रेज़ के ज़रिए, रेडियो एक्टिव रेज़ के ज़रिए की जाती है। ख़ास तौर पर कैंसर ट्यूमर्स जो हैं ना उनका स्पेशली इलाज किया जा रहा है बड़े सिटीज़ में। तो वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैंसर ट्यूमर जो है वो कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट एलिमेंट है, उसका ये आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 60 हो, तो वहाँ पर उसे कैंसर की ट्यूमर की जो है वो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मेडिकली तौर पर हम यानी ये वो रेडियो आइसोटोप है जो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब है कार्बन डेटिंग, थर्ड वन हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? कार्बन डेटिंग हमें पता है कि जितने भी पौधे हैं, दरख्त हैं, ये क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और पौधे दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो जब कोई दरख्त ज़िंदा है, लाइव है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तकरीबन तमाम ट्रीज़ में, दरख्तों में वो कांस्टेंट रहती है। थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट होता है, वरना जितने दरख्त ज़िंदा हैं, ज़िंदा मीन कटे हुए नहीं हैं, वो अभी हयात हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। कार्बन जो है वो 14 उनमें मौजूद होता है, और कार्बन 14 की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है ज़िंदा में। और जब कोई दरख्त कट गया, उसको अरसा हो गया, वो कोल में कन्वर्ट हो गया, बहुत हज़ारों साल गुजर गए, तो फिर साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च करके कि अगर वो कहीं से खुदाई की है, जिस तरह हमने पढ़ रखा है, आगे भी बताऊंगा, शहर के शहर जो हैं वो अगर पुराने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस तरह के और भी कोई सिटीज़ अगर दरियाफ्त हुए हैं जो पुराने थे, हज़ारों साल पुराने थे, तो उनकी एज कैसे फाइंड आउट होती है कि वो कितने साल, कितने हज़ार साल वो पुराने हैं। इसी तरह दरख्त से वो फाइंड आउट करते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कार्बन डेटिंग में। एक तो वो ट्रीज़ से पता चलाते हैं और दूसरा वो चट्टानों से पता चलाते हैं। बात समझिएगा, कार्बन डेटिंग जो है वो एज का, उस सिटी की, उस जो हमारे पास वो शहर जो है वो मिला है ज़ेर ज़मीन से, उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए, उन दरख्तों की एज फाइंड आउट करने के लिए, उन चट्टानों की एज मालूम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर क्या इस्तेमाल होंगे, रेडियो आइसोटोप्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। कैसे भाई?
अब मैंने अभी बताया कि ज़िंदा जो दरख्त हैं उनमें कार्बन जो 14 है यानी आइसोटोप है इसका, उसकी मिकदार कांस्टेंट रहती है और वो कैलकुलेटेड है। और जब कोई दरख्त जो है वो आफ्टर डाइंग वो डिके होना शुरू हो जाता है, उसमें कार्बन 14 जो है वो रेडिएशंस इमिट करता है और डिके होने का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो गई। जाहिर है रेडिएशंस हो रही हैं, शुआएं खारिज हो रही हैं तो वो रिड्यूस होगा, न्यूक्लियस उसका रिड्यूस होगा। अब उसकी हाफ लाइफ अंडरस्टूड है हमारे पास, कितनी है भाई 5730 ईयर्स जो है उसकी हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। अब हम यानी कि अगर किसी ने हज़ारों साल बाद कोई दरख्त मिल गया है कहीं पर, तो उसमें मिकदार फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। किसकी कैलकुलेट करेंगे कि कार्बन 14 की क्वांटिटी कितनी बाकी बची है। अगर 1/2 यानी 50% बाकी बची है तो अंदाज़ा हो जाएगा कि एक हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरा है, यानी कि वो दरख्त कितना है 5730 साल पुराना है। और अगर इसी तरह उसकी क्वांटिटी आपको मिलती है हाफ से आधी यानी कि 1/4 रिमेनिंग बाकी बचती है, तो फिर पता चल जाएगा, कैलकुलेशन से पता चलेगा, कैलकुलेट करके ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस दरख्त को 2 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं, इसके 2 पीरियड्स गुजर चुके हैं डिके होने में, तो 2 पीरियड्स फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, वो उतने हज़ार साल बन जाएंगे। इसी तरह 3 है, इसी तरह 4 है, यानी कि इस मेथड से कार्बन 14 की क्वांटिटी कितनी बाकी बची है उसके अकॉर्डिंग हम उन दरख्तों की, उन ट्रीज़ की क्या निकाल सकते हैं, एज फाइंड आउट कर सकते हैं, उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरह रॉक्स हैं बेटा, चट्टानें हैं, चट्टानों का भी अंदाज़ा ये होता है कि रॉक्स में पोटाशियम जो है वो 40 वो मौजूद होता है, और जब वो ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस होता है, रेडिएशंस इमिट होती हैं, डिके होता है, तो ये आर्गन 40 में कन्वर्ट होता है। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ ईयर्स है, 2.4 ज़रब 10 की ताकत 8 साल है। यानी कि इसको अब जब चट्टान मिली है कहीं से, मैंने जिस तरह अभी बताया है कोई दरियाफ्त हुई है, तो वहाँ पर चट्टानों पर हम इन दोनों की जो क्वांटिटी है उसको कंपैरिजन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस चट्टान की एज, उम्र कितनी है, वो कितने हज़ार साल पुरानी है। तो बेटा आज का ये हमारा टॉपिक था रेडियो आइसोटोप्स। आर्टिफिशियली जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं, फिर इनके यूजेस थे, आपने प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।